स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम इसमें देखेंगे एक आर्टिकल जिसमें हम बात करेंगे परिमित लंबाई के रिज्यू रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो स्टार्टिंग में आपको समझा दें थोड़ा सा कि यहाँ पर एक परिमित लंबाई का एक चालक तार लिया जाएगा जिसकी लंबाई फाइनाइट है, सीमित है, और इसके कारण आर दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना, जिसको पॉइंट पी दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ज़रूरी नहीं इस तरफ पी ही होगा, इस तरफ चाहे तो इस तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इन दोनों ही प्लेस पर अगर आप इसको क्यू मानते हैं, डिस्टेंस आर बराबर रखते हैं, तो दोनों के परिणाम तो एक जैसे होंगे, परिमाण। ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन में अंतर होगा। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि? एक सदिश राशि है और ये दिशा के ऊपर निर्भर करती है। और अगर धारा की दिशा देखें और मैक्सवेल का स्क्रू का नियम इसमें अगर लगाते हैं तो इसमें आप पाएंगे कि यहाँ पर क्रॉस होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लंबवत अंदर की तरफ रहेगा। और अगर क्यू की बात की जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस कागज़ तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो ये थी डायरेक्शन के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं परिमाण कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मान कैसा आएगा। तो उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी समझ लीजिएगा। सबसे पहले वही कि जो डायग्राम में आपने बनाया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक एम परिमित लंबाई यानी फाइनाइट लेंथ का एक धारावाही चालक लेना है। धारावाही चालक से सीधा मतलब है कि उसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर एम एन उसको नाम दिया गया है, एम पॉइंट ये दिखाया है, एन पॉइंट ऊपर वाला है। और क्योंकि हमको इसको बायो सेवर्ट के फॉर्मूले की सहायता से आपको हेल्प से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले वहाँ पर हम बात करते हैं एक अल्पांश के बारे में, जो यहाँ सी डी से दिखाया है। सी डी की जो लेंथ है वो अल्पांश है, यानी छोटी सी लंबाई, इसका एक खंड ले लिया गया है जिसको हम डेल्टा एल कह रहे हैं, डेल्टा एल है। और यहाँ पर बिंदु पी, तो इसमें जो बिंदु डी है उसके द्वारा जो बनने वाला कोण है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फाई है। यहाँ पर बिंदु ओ ले लिया और उसे यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट है, यहाँ पर एंगल फाई है। डी की बात करें तो ये स्मॉल ए से दिखाया गया है, और यहाँ से डी से लेके पी तक की डिस्टेंस ए है। और सी पी पर एक लंब खींचा जो डी जी को डिनोट कर रहा है। सी से बनने वाला कोण आपका थीटा, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं। इन सब एंगल्स को देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे। इसके सिरों के द्वारा बनने वाले कोण की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप बीच में से ओ पी रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर जो नीचे वाला जो एम बिंदु है, इससे बनने वाला कोण आपका फाई वन, और ऊपर वाला जो बिंदु एन है, इसके द्वारा बनने वाला कोण आपका फाई टू। और इस अल्पांश या खंड डेल्टा एल जो सी डी लिया गया है, सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस है, उसके द्वारा यहाँ पर जो बनने वाला सूक्ष्म कोण है डी फाई के द्वारा दिखाया है। तो इस तरीके से ये पूरा डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। भाषा आपके सामने लिखिएगा कि माना एक रिजी रेखीय चालक एम एन है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, और इस तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे है कि माना एक छोटा अवयव सी डी है जिसकी बिंदु पी से दूरी ए दिखाई गई है और लंबाई डेल्टा एल है। माना कोण डी पी ओ आप देख ही पा रहे हैं, डी से लेके पी और ये ओ, इनके बीच में जो कोण बनना है वो आपका फाई के बराबर। इसी तरह सी पी डी के बीच में बनने वाला कोण डेल्टा फाई या डी फाई, इसको दिखा दिया, इसको डी फाई से दिखा दें, डी फाई से अच्छा रहेगा। और इसी तरह से डी सी जी यानी डी और सी और जी, ठीक है, ये वाला एंगल जो लिया गया है, इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो आपका थीटा से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर लगाएंगे बायो सेवर्ट का नियम, और बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी धारावाही चालक में विद्युत धारा बह रही है तो वो उसके कारण जो भी है उत्पन्न होने वाला मैग्नेटिक फील्ड किस किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें धारा का मान समानुपाती होता है, लंबाई उसके समानुपाती होती है, बनने वाले कोण की ज्या यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है, और उससे जो डिस्टेंस होती है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के बराबर ये आता है। इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो हमको ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त होती है। इसको हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। डेल्टा वी दिस इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर पे फोकस कीजिए। आर स्क्वायर पे बात की जाती है जब वो डिस्टेंस उस खंड की दूरी क्या दे रखी हो, आपकी आर दे रखी हो। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सी डी अल्पांश लिया गया है, तो सी डी अल्पांश से जो दूरी दिखाई गई है वो ए के बराबर है। तो बस आपको करना ये है कि जहाँ पर आर स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पर आर ना दिखाकर ए स्क्वायर दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण में चेंज होगा वो आएगा आपके पास में डेल्टा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसके बाद अब हमको करना है कि डेल्टा एल साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर त्रिभुज की बात करें डी सी जी में, तो ज़रा वापस आइए डी सी जी में देख लीजिए। तो डी सी जी आपको दिखाई दे रहा है, डी और आपका सी ऊपर रह गया, थोड़ा सा और नीचे करें, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर जो डी सी जी मैं इसको सेपरेट करके बना देता हूँ। तो डी सी जी की फॉर्म कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये बनने वाला कोण आपका थीटा है, ये लंबाई दे रखी है डेल्टा एल के बराबर है, और डी से लेके जी कोण के सामने की ऊंचाई आपका लंब कहलाता है, तो लंब ये हुआ,
कण आपका डेल्टा एल का काम करेगा। तो यहाँ पर आप जब साइन थीटा यूज़ करेंगे तो साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू होता है लंब बटे कण, और लंब का काम यहाँ पर कर रहा है आपका डी से लेके जी अपॉन के का मान डेल्टा एल के बराबर है। तो यहाँ से डी जी की जो इक्वेशन आपको मिलेगी दिस डी जी इक्वल्स टू आपको मिलेगा डेल्टा एल साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर 1 में डेल्टा एल साइन थीटा के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, डी जी रखेंगे। ठीक है, जी डी कह लीजिए या डी एल कह लीजिए, तो जैसे मैंने दिखा भी रखा है उसको, आप इसको डी जी करके इसकी वैल्यू को डिनोट करिएगा, जी डी इक्वल्स टू डेल्टा एल साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यही करना है कि डेल्टा एल साइन थीटा के स्थान पर यानी इसके प्लेस पर आपको जी डी प्लेस करना है। अब जरा जी डी का मान देख लीजिए, जी डी का जो मान आप लोग यहाँ से निकालेंगे उसके लिए अब आपको यहाँ पर एंगल यानी कोण का सूत्र लगाना पड़ेगा। कोण इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, यानी चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो चाप बटे त्रिज्या का मान, तो यहाँ पर चाप जो काम करेगा वो एक तरह से मान ली कि ये डी और जी है, और इन दोनों का जो एंगल बनना है ये डी फाई के बराबर है, जिसको आप देख पा रहे हैं डी फाई के इक्वल है। पी से लेके डी तक की बात की जाए तो यहाँ ए से दिखाया है, ठीक इसी तरह से जी से लेके पी तक की बात की जाए ये भी डिस्टेंस आपकी ए के बराबर रहेगी। तो यहाँ पर कोण इक्वल से चाप बटे त्रिज्या जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर थीटा की जगह पे आपको मिलेगा डी फाई, चाप का काम करेगा जी डी और त्रिज्या का काम करेगा ए। इसका मतलब ये हुआ कि जी डी की जगह पर आप लिखेंगे ए डी फाई, जिसे हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो वही चीज़ जैसे आपको बताया उस की जगह पर आपने जी डी लिखा और इक्वेशन नंबर 2 बनाया, और इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद में आप जी डी की जगह पर आप कोण इक्वल से चाप बटे त्रिज्या लगाएंगे और जी डी का मान लगाएंगे ए डी फाई। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, केवल आपके पास में बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। इसको डेल्टा को डी फाई बना लीजिएगा, ठीक है, दोनों जगह ये परिवर्तन कर लीजिएगा, डी फाई लिख लीजिए, डी फाई इक्वल्स टू जी डी अपॉन स्मॉल ए। अब बात करेंगे त्रिभुज ओ पी डी से अगर कॉस फाई का मान निकाला जाए, वापस त्रिभुज में चलते हैं। तो बात कर रहे थे अब इस त्रिभुज के बारे में, और यहाँ से अब आपको कॉस फाई का मान निकालना है, और कॉस फाई के लिए आप ये वाला त्रिभुज लेंगे, और इस त्रिभुज में से आप देख रहे हैं ए ऊपर वाली भुजा है, आर ये है, और डी फाई आपका ये वाला एंगल है। तो कॉस फाई दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में होता है आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, आधार अपॉन कर्ण, आधार का काम यहाँ कौन कर रहा है, आर कर रहा है, तो आर आएगा, और जो कर्ण है आपका वो ए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस फाई का मान किसके बराबर है, आर अपॉन ए के बराबर है, और यहाँ से अगर ए का मान निकालना तो ये आपको मिलेगा आर अपॉन कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमें आर दूरी लेके आनी थी, तो आर दूरी यहाँ पर इंट्रोडक्शन करने के लिए ए का मान प्लेस कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू उठाएंगे और प्लेस करेंगे आगे वाले समीकरण में। तो इसमें आपने देखा कि ए की जगह पर अब हमें आर अपॉन कॉस फाई लगाना है, तो समीकरण नंबर 3 में आप ए के प्लेस पर आर कॉस फाई लगाएंगे। हर का हर ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आप उसे ऊपर लिखिएगा, तो ये मल्टीप्लाई में कॉस फाई ऊपर पहुंचेगा, और सभी ध्यान रखिए डेल्टा की जगह डी फाई आपको लेके चलना है। डी फाई इक्वेशन नंबर आपकी 4 रिप्रेजेंट होगी। अब ये जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है ये केवल छोटे अल्पांश के कारण है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई किसके बराबर थी, डेल्टा एल के बराबर थी, उसके कारण ये उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है। जबकि हमको चाहिए उस संपूर्ण तार के कारण, तो संपूर्ण तार के कारण निकालने के लिए आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा -φ1 से लेकर φ2 तक। ओके, तो यहाँ पर अगर संपूर्ण चालक तार के कारण बिंदु P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो इसकी वैल्यू V इक्वल्स टू लिमिट लगाइएगा -φ1 से लेके +φ2 तक, और यहाँ पर डेल्टा B यानी इक्वेशन नंबर 4 से जो भी मान आपको मिला है वो पूरा मान आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू फाई के साथ में है वो इसके इंटीग्रल साइन के अंदर रहेगी, बाकी सबको बाहर ले जाइए। जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आया, आई बाहर आया, आर बाहर आया, अंदर रह जाएगा कॉस फाई डी फाई। यहाँ पर आपको इंटीग्रल करना है यानी समाकलन करना होगा, और कॉस फाई का समाकलन होता है, कॉस फाई का समाकलन आपका साइन फाई होता है। इंटीग्रल साइन हटाएंगे, लिमिट लगाएंगे -φ1 और +φ2 तक, इसके बाद लिमिट अप्लाई कीजिएगा, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो बस एक बार फाई की जगह पर φ2 प्लेस करना है, फिर माइनस चिन्ह के साथ में फिर फाई की जगह पर φ1 दिखाना है। चलिए देखते हैं उसे अगले स्टेप में। तो ये था लिमिट खोलने का तरीका, और लिमिट खोल के आप जैसा मैं कह रहा था कि sin φ2 नेगेटिव चिन्ह लगा के नीचे वाले लिमिट को आप अप्लाई करेंगे, -φ1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को आपने प्लेस किया। इसके बाद में साइन माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये वाला माइनस और ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और ये आपको मिलेगा sin φ2 + sin φ1 के बराबर। तो यहाँ पर यह वाला जो फॉर्मूला ये फाइनाइट लेंथ के लिए आपको मिला, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर sin φ2 + sin φ1। काफ़ी सारी बुक्स में इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पर 10⁻⁻7 भी गिवन है,
तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। वैल्यू ही होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की टोटल वैल्यू किसके बराबर होती है, 10⁻⁻7 के बराबर होती है। साथ में आपका I/R और साइन फाई 2 ऑफ साइन फाई 1। ये वाला फॉर्मूला आपका कहाँ कहाँ काम करेगा, जहाँ भी अगर जो धारावाही चालक है उसके अंतिम सिरों के द्वारा, यहाँ पर उसके एंड हो रहे हैं उसके द्वारा अगर एंगल गिवन हो, उस एंगल के द्वारा आप उसका मान पता कर सकते हैं। अब एक जनरल स्थिति देखते हैं, विशेष स्थितियाँ आती हैं। अगर अनंत लंबाई के लिए कोई चालक तार लिया जा रहा है तो उसके लिए φ1 φ2 के मान कितने होंगे, उसको ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर मान के चलिए ये वाला एंगल है और यहाँ पर ये वाला नीचे वाला एंगल जैसे मैंने बताया ये φ1 बनेगा और ऊपर वाला आपका φ2 बनेगा। अगर इस वाले तार को और बढ़ा दिया जाए, भाई अनंत लंबाई का मतलब होता है एंडलेस, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ाते आएंगे φ2 का मान इधर बढ़ने लगेगा और φ1 का मान इधर बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये दोनों तार पर कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। समांतर का मतलब ये बनने वाला जो कोण है φ2 और φ1 अनंत लंबाई के कंडीशन में ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। तो आपको करना यही है कि अनंत लंबाई की जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ पर आप φ1 और φ2 दोनों के मान किसके बराबर रखेंगे, 90 के बराबर रखेंगे, यानी 90 डिग्री के इक्वल रखेंगे। साइन 90 प्लस साइन 90 आपका 1 होता है, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R। तो ये था B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R किसी भी अनंत लंबाई के चालक तार के लिए फॉर्मूले का निगमन। और इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। उसमें अगर अनंत लंबाई दे रखा तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको यही लगाना होता है। कई सारी बुक्स में 2 को यहाँ 2 पाई से काट देते हैं और लिख देते हैं कि B = म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I/R। देखिए इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि हमेशा इस 4 पाई को तो कभी भी डिस्टर्ब ना किया करिए, 4 पाई बना रहने देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साथ चलने दिया करिए, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। फिर आपको वैल्यू जब प्लेस करेंगे तो 10⁻⁻7 ना रखकर 2 × 10⁻⁻7 प्लेस करना होता है। बात करते हैं इसके बाद, अगर किसी एक सिरे के पास हो, एक सिरे के समीप हो और दूसरा सिरा उसका अनंत लंबाई का हो, तो सीधा कंडीशन ये है कि अगर चित्र के माध्यम से समझें तो किसी एक के समीप कर दीजिए। यानी यहाँ पर आ गया वो पॉइंट आपका P, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे वाला φ1 बनना था वो φ1 तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और φ1 का मान कम होते होते कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब भी किसी सिरे के समीप हो का मतलब वहाँ पर आपका φ1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा सिरा अगर अनंत लंबाई का तो उसको आप φ2 की वैल्यू 90 करिएगा, ठीक है। φ2 की वैल्यू किसके बराबर रखिएगा, 90 के बराबर रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सिरे कही हुई, जैसे उसमें φ1 को दिखा रखा है तो φ1 को चाहे तो φ1 को ले लीजिए, φ2 को चाहें तो φ2 को ले लीजिए। तो ये चलेगा आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं फाइनली आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप φ1 को अगर 90 π/2 लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये n वाले सिरे के समीप रखा हुआ है, ठीक है। P पॉइंट यहाँ हो गया और जो इसका दूसरा सिरा M सिरा है वो अनंत लंबाई का होगा और यहाँ पर उसके द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा, π/2 होगा। तो इस कंडीशन में आपका φ2 आपका = 0 होगा। अब ये φ1 ही 0 वाला कंडीशन हटा दीजिए, एक ही वाली कंडीशन को समझ लीजिए। उसके बाद में आपको वही करना है, φ1 और φ2 की वैल्यू प्लेस करनी है। तो साइन 90 एक का 1 हो जाएगा और एक का 0। तो यहाँ पर जो रहेगी वैल्यू ये साइन 91 होगा, यानी 1 + 0 आपका 1 के बराबर होगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R के बराबर होगा। तो ये था आपका सेकंड वाला पॉइंट। और काफ़ी सारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स भी चेक करा रहे हैं, कॉलेज आपके खुल चुके हैं। तो जो बच्चे अभी भी ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं वे ऑनलाइन ही अपना जो भी असेंडिंग वर्क दिया जा रहा है, आपको काम दिया जा रहा है, उस काम को पूरा करिए। और ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये मैग्नेट का। इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार बोर्ड में ये पूछा जा चुका है और इसके बिना मैग्नेट आपकी कंप्लीट नहीं है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपकी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, तो इसको टॉपिक को किसी भी तरह से मिस ना करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर वायर के कारण, ठीक है। कोई R त्रिज्या का कोई एक धारावाही चालक है, धारावाही तार है, उसमें अगर विद्युत धारा I प्रवाहित हो तो उसके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक उसी तरह से उसका भी पता करेंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।